हमारे बीच में निवर्तमान मेयर रेणु बालाजी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और रेणु जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आप मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अंशिका। थैंक यू अतुल जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेणु बालाजी आपका मैं मंच पर। तो आज का इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर लेते हैं। रेणु बालाजी, आप खुद एक महिला हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। करनाल की मेयर है, करनाल की कमान आपके हाथ में है। क्योंकि ये जो सेशन है इसका जो उद्देश्य है ये जानना कि करनाल में कितना बदलाव आया है। जिस वक्त आपने मेयर की कमान संभाली थी, मेयर की कुर्सी संभाली थी, उस वक्त करनाल की क्या तस्वीर थी, और आज जब आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है तो किस तरह आप करनाल को देख रही हैं, कहां करनाल को देख रही हैं? अंशिका जी, सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को और मेरे सामने उपस्थित सभी नागरिकों को मैं नमस्कार करती हूँ। आपने अभी बात की 2014, जब 2013 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था। मैंने इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ा था और उसमें विपक्ष में हमारी सरकार उस समय कांग्रेस की थी। बड़े दावे उस सरकार में होते थे कि हमने इतने काम किए, हमने 1200 करोड़ रुपए के काम किए, हमने शहर में बदलाव किया। परंतु जब मैं 2013 में कॉरपोरेशन में गई तो महज हमारे 27 करोड़ के टेंडर थे और वो भी उन्होंने लगवाने से और लगाने से मना कर दिया था कि अभी ये टेंडर नहीं लगेंगे। क्योंकि हम घोषणाएं करते हैं, हम टेंडर लगाते हैं, परंतु उन टेंडरों को अमली जामा नहीं पहनाते हैं। ये सरकार के सख्त निर्देश थे और इसके प्रोटेस्ट में मैंने एक शहर में धरना दिया कि आप ये टेंडर क्यों नहीं लगवा रहे हो, और उसका तुरंत प्रभाव ये हुआ 2014 में जनवरी में हमारे एक साथ 27 करोड़ के टेंडर लगे। आपने बात की करनाल शहर की। यदि हम 2014 का करनाल हम देखें, या मेरे सामने बैठे करनाल वासी हैं, यदि वो जानते हो करनाल में जगह जगह गंदगी के ढेर, इसके अलावा ना सड़कों की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था। करनाल एक ऐसा लगता था कि कस्बा टाइप करनाल है। हालांकि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लोगों को करनाल बहुत पसंद था, परंतु व्यवस्थाओं के हिसाब से लोग हमेशा शिकायत करते थे कि करनाल में ये हो सकता है। पर आभार व्यक्त करती हूँ करनाल की जनता का। आज हम 2024 का चमकता हुआ करनाल देखें तो एक जगमग करनाल हमारे सामने निकल कर आया है। ना यहाँ पर कोई गंदगी के ढेर है। सड़कों की व्यवस्था से हम बात करें तो जिस तरह से हमारे शहर के चारों तरफ 4 लेनिंग होना, इसके अलावा इंटरनल सड़कों का जो जाल बिछा है, निश्चित तौर पे लोगों को आने जाने में सुविधाएं हुई है, चाहे वो NDRI वाली स्मार्ट रोड है, इसके अलावा हमारी मेरठ रोड है। हमारी जो भी सड़कें हमारे शहर को कनेक्टिविटी देती है, हमने बड़े खूबसूरत ढंग से उसका नवीनीकरण करवाया, चौड़ा करवाया, ताकि लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। जैसे जैसे शहर की व्यवस्था में हुड्डा का एरिया हमारे पास आया, HSVP में हमने वो सारे काम करवाए। लोगों को वहाँ पानी की निकासी की समस्या थी। और बात करें
सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। आज कोई भी अपराध होता है तो हमारा 24 घंटे के अंदर ट्रेस हो जाता है। लाइटें हमारे शहर में इतनी हैं कि कहीं भी लगता नहीं है कोई डार्क जोन होगा, फिर भी हमारा लाइटों का टेंडर निरंतर चलता रहता है। और इसके अलावा शहर में मुख्य समस्या उस समय जल भराव की थी। बारिश के दिनों में शहर जलमग्न हो जाता था। विशेष तौर पे हार्ट ऑफ द सिटी जो हमारा वाल्मीकि चौक है, जहां हमारा कॉरपोरेशन का ऑफिस होता था, वो बिल्कुल पानी से लबालब हो जाता था। एक एक फुट कॉरपोरेशन के ऑफिस में पानी आ जाता था। उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कट्टे लगाकर, कहीं टाइलें खड़ी करके उस पानी के बहाव को रोकना होता था। परंतु आज हम यदि शहर में निकल कर देखें तो हमारे शहर में एक बूंद भी पानी कहीं नहीं ठहरता है। बारिश कितनी भी मात्रा में हो जाए, आधे घंटे के अंदर शहर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। ये बदलता हुआ करनाल है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम बहुत सारी बातें सब लोग जानते हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से मैं ये कहना चाहूँगी, पार्कों की जो दयनीय स्थिति थी, पार्क एक तरह से जंगल बने हुए थे, आज हर एक पार्क चमकता हुआ पार्क है और हर एक पार्क में हमने ओपन एयर जिम लगाए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए लोग उनका बेहतर यूज़ करते हैं। हमारे बच्चे जो घरों में बैठे रहते थे, वो बच्चे आज पार्कों में, ओपन एयर जिम में खेलते भी हैं। हमने शहर में स्टेडियम बनवाए। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे खेलने के लिए या तो शहर के बाहर जाते थे या उन्हें कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता था। आज शहर में हम देखें, चाहे करण स्टेडियम के साथ साथ हमारा मिल्खा सिंह स्टेडियम है, हमारा हॉकी स्टेडियम जो कैलाश में बनाया है, हमारा इंडोर स्टेडियम सेक्टर 6 में हमने बनाया है। इसके साथ साथ हमने कुछ स्कूलों में भी स्मार्ट सिटी के तहत ऐसे स्टेडियम बनाए हैं जिनमें बच्चे अपनी खेलकूद की प्रतियोगिताएं अपने आप को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। जी, यानी कि जो करनाल आपने अपने हाथों में लिया था, आज उस करनाल की तस्वीर आपने पूरी तरह से बदल दी है। लेकिन अब चुनाव है, जो बदलाव करनाल में हुए हैं, जो चीजें आपके नेतृत्व में करनाल में बदली हैं, उन सभी को अब देखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं और साथ ही साथ उपचुनाव भी इस सीट पर अब होना है। जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके नेतृत्व में या भाजपा की सरकार के नेतृत्व में जो भी कामकाज यहाँ पर हुए हैं, जनता उसी के आधार पर आगे अपना वोट नेताओं को डालेगी। आप चुनाव प्रचार में लगातार सीएम की पत्नी के साथ रही हैं, ग्राउंड पर मौजूद रही हैं, लोगों के बीच जब आप पहुंची, आपने वहां क्या देखा, उनसे बातचीत की, उनकी तकलीफों को जाना, क्या महसूस किया? जैसे ही चुनावी दौर शुरू हुआ है, वैसे तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता निरंतर 5 सालों तक लोगों के संपर्क में रहते हैं, पर चुनावी दौर में ये संपर्क और ज़्यादा तेज हो जाता है। अब ये चुनाव की घोषणा हुई, इसमें हमारा लोकसभा का चुनाव है, हमारा विधानसभा का चुनाव है। लगातार लोगों के साथ संपर्क करते हुए एक विशेष सुखद अनुभव होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गलियों में जहाँ चलने की जगह नहीं थी, जहाँ जिनके घरों में साइकिलें नहीं थी, उनके घरों में आज गाड़ियाँ हैं, क्योंकि उनके घरों में जाने का रास्ता बन गया। अंशिका जी, मैं बताना चाहूँगी, जब माननीय मनोहर जी को हमने 2014 में जब यहाँ से विधायक चुना था और जब वो मुख्यमंत्री बने, तो जब वो करनाल के अंदर आए तो करनाल में जिस तरह की स्थिति उन्होंने देखी, करनाल में जिस तरह से उन्होंने एक एक व्यक्ति से संपर्क किया, उनके मार्गदर्शन में हमने इतने काम सीखे हैं कि लोगों के बीच में जाकर, और आज लोग इस बात की सराहना करते हैं कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और
जिस तरह से उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और समझा था, ये प्यार आज लोगों का वोटों के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहन सुमन सैनी जी लोगों से निरंतर संपर्क बनाकर रखे हुए हैं। हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी लोगों के संपर्क में हैं। एक भाव लोगों का है, एक विश्वास लोगों का है। लोगों ने काम होते हुए देखा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है, तो एक विश्वास के साथ लोग जब मिलते हैं कि हमारा काम इस सरकार में हुआ है तो एक खुशी होती है। और मुझे विश्वास है कि चाहे कितनी भी गर्मी होती है, चाहे 1 बजे भी किसी ने मिलना है, चाहे 2 बजे भी किसी ने मिलना है, बड़े जोश के साथ, बड़े सुखद अनुभव के साथ जब हमें मिलते हैं तो एक खुशी इस बात की है कि हमारे शहर के वासी इन सुविधाओं का लाभ तो ले रहे हैं, परंतु एक विश्वास सरकार के ऊपर जता रहे हैं कि आने वाली सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जिस तरह से करनाल की निवासी तो हमेशा आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि ये जो बदलता हुआ करनाल है, जो ये बदला हुआ करनाल है, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में हुआ है। करनाल वासी इस बात के लिए आभारी रहेंगे कि आपने इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जन जन का प्रेम और आशीर्वाद पाया है, ये लोकसभा के चुनाव में हमें शहर की तरफ से देखने को मिलेगा। और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के प्रति भी एक भाव, एक विश्वास लोगों का है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्य पूरा करेंगे, ये विश्वास भी देखने को मिल रहा है। जी, हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो बहुत उनका सम्मान वहां किया जाता है, बहुत प्रेम जनता का उनको मिलता है। ये तो हो गई विकास की बात। महिला अपराध को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि विपक्ष की ओर से हर बार यही आरोप लगाया जाता है कि महिला अपराध में हरियाणा जो है नंबर 1 पर पहुंच गया है। चाहे मनोहर लाल के नेतृत्व में हो या फिर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हो, महिला अपराध जो है वो बड़ा है। एक महिला होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती हैं? अंशिका जी, महिलाओं की बात करें तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत की धरा से दिया था, उसे एक्चुअल में धरातल पर उतारने का काम पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया। उन्होंने बेटियों की समस्या को जाना और समझा। उन्होंने शहर भर में महिला थाने खुलवाए, महिला थानों के साथ साथ मित्र कक्ष खुलवाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में अपराध नहीं होते थे, परंतु कहीं ना कहीं वो अपराध दर्ज नहीं होते थे। महिलाएं अपने ऊपर जो गुनाह होते थे, जो महिलाएं पीड़ित होती थी, वो कहीं बताने के लिए उनके पास स्थान नहीं होता था। परंतु आज महिला थानों में जब हमारी बहनें, हमारे अधिकारी महिलाएं हैं, तो वो सारी समस्याओं को सुनती और समझती हैं, विशेष तौर पे उनका निदान करती हैं। दुर्गा शक्ति ऐप बहनों के लिए ऐसी दुर्गा शक्ति है जो कि कहीं भी कोई अपराध बेटियों के प्रति हो रहा है, तुरंत वो समय पर पहुंच जाती है। डायल 112 है, जिसमें यदि कोई बहन प्रताड़ित हो रही होती है तो घर से ही यदि फोन करे तो उसकी लोकेशन ट्रेस करके हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस वहां पर पहुंचकर उनकी सहायता करती हैं। यदि हम सीसीटीवी की बात करें तो हमारी बेटियां यदि आज रात को भी कहीं घर से बाहर निकलती है और कोई अपराध होता है तो उसे हम 24 घंटे के अंदर ट्रेस कर पाते हैं और उसकी सुरक्षा दे पाते हैं। जगमग करनाल भी इन बहनों के प्रति कहीं ना कहीं सुरक्षा का काम करता है। अंधेरे में ये सारी समस्याएं ज़्यादा होती थी, और जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से एक बात की, शौचालय की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बनाया था कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जो लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात करता है। ये बहनों की सुरक्षा की बात थी, जो हमारी बहनें रात के अंधेरे का होने का इंतजार करती थी। उन्हें सुरक्षा देने के लिए हर घर में शौचालय बनवाए, हर एक घर में
वो सुविधाएं दी और विशेष तौर पे बेटियों को बचाया, उसके साथ साथ पढ़ाया ताकि उनका सम्मान बचा रहे। बेटियों को शिक्षा के तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश में एक ऐसी योजना जिसमें हमारी 12th तक की बेटियां वो एजुकेशन हमारी फ्री कर पा सकती हैं। बेटियों का सम्मान बचा रहे, बेटियों को पढ़ने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। 20 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेज खुलवाने का काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आपने किया है। महिलाओं को धुएं से निकालने का काम जो माननीय मोदी जी ने देश में उज्ज्वला योजना के तहत, क्योंकि हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का धुएं में ना केवल स्वास्थ्य खराब होता था, परंतु धुएं में उनकी आंखें बिल्कुल ऐसा लगता था उन्हें पीड़ित होती थी। आज घर घर गैस के सिलेंडर पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जब भी कभी भी मंच से बात करते थे तो वो पूछते थे, भरी सभा में बहनों से पूछते थे, यदि किसी के घर में सिलेंडर नहीं है तो वो सिलेंडर आज ही लेकर जाए, और यदि कोई भी अधिकारी उन्हें सिलेंडर देने से मना करता है तो अगले दिन वो या तो मुख्यमंत्री निवास से या डीसी निवास से उस सिलेंडर को लेकर जाए। ऐसे ऐसे काम महिलाओं के सम्मान में हुए हैं। आज महिलाएं बड़े गर्व से, और सबसे बड़ी बात महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की बात करूं तो महिला शक्ति अधिनियम, बहुत सरकारें बातें करती रही कि महिला सशक्तिकरण को, महिला को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु ये अधिनियम माननीय मोदी जी आपने संसद में पास करवाया है तो आपकी वजह से हुआ है। जब आपने एक झटके से इस अधिनियम को पास करवाया और मेरे सामने शहर की और आपके सामने भी, इस मीडिया के सामने देश भर की महिलाएं ये सुन रही होगी, संसद में विशेष निमंत्रण महिलाओं को दिया कि आपके सामने ये अधिनियम पास होगा, आपके सम्मान में ये अधिनियम पास होगा ताकि महिलाएं आरक्षण के साथ अपनी राजनीति में सेवा कर सके। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं कहीं ना कहीं सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाई हैं, तो वो आपके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते हैं उन्हें दर्ज करके हमारे प्रशासन को सख्त हिदायत है कि उसे जल्द से जल्द रिजोल्व किया जाए, उसे जल्द से जल्द अपराधी को सजा दी जाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो महिलाओं को सम्मान में, हमारी खिलाड़ी महिलाएं हैं, हमारी राजनीति में सेवा में महिलाएं हैं, आज हमारी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं हैं। बेटियों को हम देखते हैं जब कभी भी किसी स्कूल का या किसी एजुकेशन का कार्यक्रम होता है तो वो बेटियां, जो गरीब घर की बेटियां जो आज तक नहीं पढ़ती थी, वो आज मेरिट होल्डर है। ये हमारी सरकार की एक महिला सुरक्षा के प्रति देन है जिसमें महिलाएं आगे बढ़कर अपने आप को बढ़ा रही हैं। क्योंकि नारी शक्ति वंदन बिल का आपने जिक्र किया है, उसकी बात की है, आप खुद एक महिला हैं, इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, जो उपलब्धि आपने हासिल की है महिलाओं के लिए खुद में आप मिसाल एक बहुत बड़ी है। क्योंकि आज के दौर में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर महिलाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, जो मर्द होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनको अभी भी आगे रखा जाता है और औरतों को पीछे। हालांकि आपने जिस तरह की मिसाल कायम की है उसके बाद कहीं ना कहीं उनमें एक बड़ा संदेश यही गया है कि उन्हें भी घर से बाहर निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहिए, जिससे उन लोगों का मुंह बंद हो सके जो महिलाओं को आज भी पीछे समझते हैं, छोटा समझते हैं। राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन बिल पास कराया, एक बहुत अच्छा मौका महिलाओं को राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए दिया। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? और दूसरा, आपका राजनीतिक सफर जो है वो कितना ज्यादा कठिन रहा, किन किन चुनौतियों का सामना एक महिला होने के नाते आपको इस दौरान करना पड़ा? अंशिका जी, मैंने जिस तरह से बताया कि जब 2013 में मैंने चुनाव लड़ा था तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये कहा जाता था कि ये राजनीति का क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करती थी।
हालांकि मैं एक संपन्न परिवार से हूँ और जिसमें परिवार का पूरी तरह से सपोर्ट है, परंतु कहीं ना कहीं ये बात लगती थी कि ये राजनीति का क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। जब मैंने धरना दिया तब भी ये बात आई निकल कर, और इसके लिए मुझे प्रताड़ित भी किया गया। निरंतर प्रशासन की तरफ से, निरंतर सरकार की तरफ से ये मेरे ऊपर प्रताड़ना होती रही। परंतु जब 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो एक आंतरिक सुरक्षा, एक मानसिक सुरक्षा मैंने महसूस की। सबसे पहले जो वो लेडीज एंड जेंटलमैन के कल्चर से बाहर निकलकर हम भाई बहन के कल्चर में आए तो अंदर से कहीं ना कहीं एक सुरक्षा महसूस हुई, क्योंकि हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे को भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में विशेष तौर पे महिलाओं को वो सम्मान दिया जाता है। आज आपके सामने हॉल में महिलाएं बैठी है। पहले राजनीति के प्रोग्राम होते थे तो घरों से ही ये कह दिया जाता था कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां नहीं जा सकती, वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम है और उसमें वहां पर वातावरण अच्छा नहीं होगा। और मैं अपनी बात करूं तो जिस तरह से, क्योंकि करनाल एक ऐसी भूमि है, करण की भूमि है, जिसमें लोगों का व्यवहार, लोगों का स्वभाव बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा है। जब मैं आई, हालांकि प्रशासनिक तौर पे, सरकार के तौर पे मुझे तंगी थी, परंतु लोगों ने जो सहयोग और जो विश्वास जताया उसमें ये निरंतर 10 साल का सफर मेरा आसान होता चला गया। और जिस तरह का विश्वास उन्होंने फिर 2014 में माननीय मनोहर जी को लाकर प्रदेश का मुखिया बनाकर जो एक भरोसा और एक संरक्षण मिला, उसके बाद ये सफर और ज़्यादा आसान हो गया। और 2019 के बाद तो निरंतर एक भाव बदल गए। आज आस्था भी हमारी जागृत है, आज विश्वास भी हमारा जागृत है, आज व्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ है, आज हमारी समस्याओं में भी कमी आई है। आज लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार एक भरोसे की सरकार है, जिसमें आप लोगों के साथ मिलकर, और अभी भी हम जब भी संपर्क अभियान में निकले हैं तो हमारे कार्यक्रम, महिलाओं के, पुरुषों के कार्यक्रम हमारे हैं, भाइयों के कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, परंतु एक बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं आगे आकर हमारी बहन सुमन सैनी जी का भी स्वागत, अभिनंदन कर रही है। और वो स्वयं आगे आकर माइक से अपनी बातें भी बोलती हैं, अपने दिल की बातें भी सुनाती है कि कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा मिली है तो इसी सरकार में मिली है। आपने तमाम बातें बोली, संगठन को लेकर, पार्टी को लेकर, महिलाओं का सम्मान होता है, सभी कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, सभी को एक समान माना जाता है। हाल ही में रोहिता रेवड़ी ने अभी पार्टी छोड़ दी है। उनकी ओर से जब पार्टी छोड़ी गई, कांग्रेस का दामन थामा गया, तो यही आरोप लगाया गया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं होती है, वो कुछ कहते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है। तमाम तरह के आरोप भाजपा पर लगाए हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? देखो, जब मैं पहली बार बनी थी, रोहिता रेवड़ी जी पानीपत से विधायिका थी, ठीक है, तब वो सरकार की बहुत तारीफें भी करती थी, सरकार के साथ काम भी करती थी। अपने व्यक्तिगत कारणों से, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से यदि कोई पार्टी छोड़ता है और उसके बाद यदि वो पार्टी पे ब्लेम लगाता है तो वो गलत है। यदि आपने दूसरी पार्टी में जाना भी है, हम ये नहीं कहते कि किसी की व्यक्तिगत इच्छा कोई ज्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है, परंतु आपने जाना है तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर नहीं, बल्कि अपने काम की लकीर बड़ी करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। महिला होने के नाते जिस तरह से विपक्ष पर महिलाओं पर हमला बोला जा रहा है, हाल ही में देखा गया कंगना रनौत के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, फिर रणदीप सुरजेवाला की ओर से हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, उसको आप किस तरह से देखती हैं? बहुत ही निंदनीय बात है। जहां हम देश में हम कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, और जहां हम नवरात्रों का त्योहार मनाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, जहां हम देवी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं,
समृद्धि का स्वरूप मानते हैं, जहां हम देवी को बुद्धि का स्वरूप मानते हैं, वहां किसी भी माता या बहन के ऊपर या किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, मैं ये समझती हूँ उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी तुष्ट मानसिकता है। चुनाव अब क्योंकि चल रहे हैं, 25 मई का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए है, उसी को लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी चल रहा है। आप खुद भी मैदान में उतरी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसमें अपनी भागीदारी दे रही हैं। इस बार अगर देखा जाए तो किस तरह भूमिका आप चुनाव के दौरान निभाएंगी अपनी? मैं पार्टी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और सभी कार्यकर्ता जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं की भांति उन्हीं के सहयोग से उन्हीं के साथ मिलकर निरंतर लोगों के संपर्क में हूं और उसी तरह से काम करते हुए पार्टी संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी दे रही है मैं उसे निभाने का प्रयास कर रही हूं। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट होकर, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे बेटियां हैं, हर तरह से फील्ड में हो आकर लोगों से संपर्क साधे हुए हैं। मैं भी उनके सहयोग से उनके साथ मिलकर पार्टी का काम कर रही हूँ। जी रेणु बाला जी, मेरा एक सवाल आपसे है, जब आप लोगों के बीच पहुंची, क्योंकि जनसंपर्क यात्राएं लगातार निकाली जा रही हैं, विजय संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं, खुद सुमन सैनी भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, जब आप लोगों के बीच पहुंची, क्या कहीं ऐसी स्थिति भी देखने को मिली जहां पर लोगों ने भाजपा का भी विरोध किया होगा? देखो, हर जगह हर तरह के व्यक्तित्व होते हैं। कामों के आधार पर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं, शायद आज तक किसी भी सरकार में किसी भी व्यक्ति ने इतनी निष्ठा से कोई काम कर नहीं सकता। और पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, ना केवल आपने सत्ता में आकर व्यवस्था में परिवर्तन किया है, ऑनलाइन पॉलिसी से, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से, नौकरियों में बिना खर्चे बिना पर्ची से, परंतु आज कहीं विरोध नहीं है उनका। ये जो आपको विरोध नजर आ रहा है, ये विपक्ष की ऐसी चालें हैं जो कोई लोगों को मानसिक, लोगों को कहीं ना नहीं कहीं बरगला के बहका के वो क्षेत्र में है। परंतु हमें जहां भी जाते हैं, हम शहर में, नगर निगम में, हम आसपास के गांवों में भी गए हैं, लोगों का एक विशेष प्यार निकल कर के आया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आपने 9.5 साल तक कोई यदि मुख्यमंत्री रह जाए और फिर एक झटके से अपनी सीट को किसी युवा को सौंपना और उसके बाद लगातार फील्ड में आकर काम करना और 12 घंटे के अंदर ही सीएम निवास को उन्होंने खाली कर दिया। आज वो व्यक्ति हमारे शहर में किराए के मकान में रह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हो सकते तो उनको वहां से लेके आने में मुझे लगता है कि करनाल में नहीं, प्रदेश में इतने घर होते, परंतु आप ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी 3 एकड़ भूमि थी वो भी दान कर दी, और इसके अलावा उनका एक पुश्तैनी मकान था वो भी बच्चों को लाइब्रेरी के तौर पे दे दिया। ऐसा व्यक्तित्व जब मैदान में आता है तो ये विरोध नहीं होता, ये लोगों का विपक्ष की एक चाल होती है जो कि हमें कहीं ना कहीं, परंतु फिर भी जब वो लोग भी ये दौर गुजर जाता है तो पीछे से बातें करते हैं कि मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व ना कभी देखा है ना कभी हो सकता है। महिलाओं की अगर बात हो रही है तो महिला खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। जब वो दौर भी था जब महिला पहलवानों की ओर से बहुत विरोध सरकार का किया गया था, बृजभूषण शरण पर तमाम आरोप भी लगाए गए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो थे वो पहलवानों के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने बहुत कोशिश की इस मुद्दे को भुनाने की। हालांकि चुनाव के दौरान भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं से भुनाने की कोशिश की। जिस वक्त ये विरोध हो रहा था, पहलवानों की ओर से विरोध हो रहा था, उस वक्त आपने इसको किस तरह से देखा? क्या क्या चुनौतियां आपके लिए वहां पर खड़ी हुई? किस तरह से उन चुनौतियों से आपने निपटा? ये सारी राजनीति की एक तुष्टीकरण की एक नीति थी और उनकी एक चाल थी, और उन्होंने
विपक्ष को ये लगा कि चुनावी समर आने वाला है, कहीं ना कहीं हम ऐसे मुद्दों को जो हमारे समाज में लोगों को कहीं ना कहीं टच करे, उनको बेवजह ही उठाने की कोशिश करी, परंतु वो उसमें सफल नहीं हो पाए। हमने भी लोगों के बीच में जाकर समझाने की कोशिश करी और आज सभी लोग ये समझ चुके हैं कि ये सारे चुनाव के दौरान चलने वाले मुद्दे इन्होंने राजनीति की तुष्टीकरण की नीति के साथ उठाए थे, इसलिए ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आपने उसको किस तरह से देखा, क्योंकि महिला पहलवानों की ओर से बहुत ही गंभीर आरोप बृजभूषण शरण पर लगाए गए थे और तमाम जो साक्ष्य, तमाम जो सबूत थे वो भी पेश किए गए थे, आप उसको किस तरह से देखें? मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच में आपको बता दूं कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए खुद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा साहब भी मौजूद है। कार्तिकेय शर्मा जी इस वक्त बुके देकर स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब का, और सैनी साहब के हाथों आज कुछ गणमान्य लोगों का भी यहां पर एक अभिनंदन होगा और फिर हमारे बीच में नायब सिंह सैनी साहब बहुत जल्द इस सभागार में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और नायब सिंह सैनी जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए, क्योंकि एक कार्यकर्ता जब इस पार्टी के उस पद पर बैठा जाकर जो कि सर्वोच्च हो जाता है, किसी प्रदेश का मुखिया बनना, तो उस जिम्मेदारी को निभाना, बहुत गंभीरता से निभाना, ये उनका कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य को वो निभा भी रहे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। नायब सिंह सैनी साहब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हमारे साथ इस सभागार में मौजूद होंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच से आज उन तमाम सवालों का वो जवाब देंगे जो कि राजनीति में पूछे जाते हैं। पूछा जाना अधिकार भी है, लोकतंत्र में जनता भी पूछती है, नेता भी पूछते हैं, समर्थक भी पूछते हैं कई बार, और तमाम वो लोग भी पूछते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें हम आम जनता कहते हैं। रेणु जी अपनी बात आप कंप्लीट करें। सबसे पहले हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आपके साथ साथ हम भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बहनों की बात करें, महिला खिलाड़ियों की बात करें, तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये सारे मुद्दे राजनीति से प्रेरित होकर हैं और जिसमें लोगों के, विशेष तौर पे महिलाओं के, हमारे शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिसका सामना विकट रूप से हमें सामना करना पड़ा। जी, आज यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, आपको सुनने के लिए वो यहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर वो हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस मंच से, इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच से आप उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं मेरी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आज सरकार ने जो आपको पंख दिए हैं, उन पंखों के सहारे उस आसमान को नाप लो। आप उड़ान भरने के लिए विशेष तौर पे अपनी बेटियों का सम्मान करो, अपनी बेटियों को शिक्षित करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। सरकार इतनी सुविधाएं बेटियों के लिए दे रही है, अपनी बेटियों को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे ना केवल वो 2 परिवारों का संरक्षण करेगी, बल्कि समाज में अपने आप को इतने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगी। मेरे सामने उपस्थित मेरी महिला मित्र, मेरी बहनें बैठी हैं, वो भी ये जानती और कहीं ना कहीं समझती होंगी कि आज 10 सालों के अंदर उनका आंतरिक जिस तरह से विकास हुआ है, बाहर का विकास होना, परिवार का विकास होना, ये रीति नीति है, ये सामाजिक है, परंतु कहीं ना कहीं वो आंतरिक तौर पे सुदृढ़ हुई हैं। तो आज ज़रूरत है समाज में निकल कर आए और अपनी सेवाएं, विशेष तौर पे मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार ने आपको पंख दिए हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। महिलाओं की बात आई है तो एक छोटी सी बात रह गई थी कि जब हमारी सरकार बनी थी तो महज 500 ग्रुप हमारे ज़िले में चलते थे जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थे, जिसमें महिलाएं कुछ कमाई करके कुछ अपने आप को आगे बढ़ा पाती थी। परंतु आज लगभग 6000 ग्रुप हमारे चल रहे हैं, जिनमें महिलाएं अपने लघु उद्योग के माध्यम से
अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही हैं, महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो उनके उत्पादन यदि बनाती थी तो वो घरों में ही रह जाते थे, आस पड़ोस वाले ही कहीं ना कहीं उन्हें कम दाम पर खरीदने की कोशिश करते थे। आज सरकार ने उनके लिए एक विशेष मार्केट, करनाल में पहली एक ऐसी मार्केट बनी है जिसमें हमारी लघु उद्योग से जुड़ी हुई, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई बहनें अपने सामान को बेच सकती हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर सकती हैं। तो ये पंख आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को दिए हैं। आप निश्चित तौर पे इन पंखों की उड़ान से अपने आसमान को नाप लो, अपने आप को समाज में आगे बढ़ाओ। आपके अंदर बहुत हुनर है। आपने देखा कि जिस तरह से बेटियां निखर कर संवर कर ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि बहुत सारी बेटियां हमारी नौकरी, जिनके कोई सिफारिश नहीं होती थी, वो घरों में शादी के बंधन में बंधकर और उसके बाद घरों में अपनी ज़िंदगी बिताती थी। परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची से हमारी बेटियां, आप चाहें तो किसी को कोई ऐसा भी हो सकता है इस हॉल में जिनकी बेटियां बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगकर आज ना केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं परंतु अपने आप को अंदर से निखार भी रही हैं, संवार भी रही हैं। तो यही मेरा बहनों को संदेश है कि आज आगे निकलकर समाज में अपनी सामाजिक दायित्व को निभाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप जैसी महिलाएं समाज में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं, जो महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, उनको इंस्पायर कर रही हैं ताकि आप ही की तरह वो भी अपने जीवन में कुछ कर दिखाएं और अपना जो करियर है वो बनाएं। 25 मई का दिन जो है हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा उपचुनाव भी है, क्योंकि लंबे वक्त से भाजपा की सरकार हरियाणा में है, भाजपा का शासन रहा है, तमाम उपलब्धियां आपने भाजपा सरकार की गिनाई हैं। अब 25 मई के उस दिन को किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि मैदान में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी की किस्मत ईवीएम में उस दिन कैद हो जाएगी और परिणाम 4 जून को सामने आएगा। उस दिन को कैसे देख रही हैं, कितना महत्वपूर्ण मान रही हैं? 25 मई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारा 22 जनवरी का दिन था। 22 जनवरी 2024 को जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी और एक देश के अंदर भाव जगा था कि राम राज्य की सरकार आएगी। और ये 25 मई का दिन वही दिन, एक दिन है जिस दिन लोग कल्पना कर रहे थे, उस दिन माननीय मोदी जी ने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज ये देश की जनता मोदी जी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करेगी कि उनका नेता जो देश का लाल है निरंतर 20-20 घंटे तक जागकर देश के लिए काम कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता माननीय मनोहर लाल जी के ऊपर विश्वास जताएगी 25 मई के दिन और ईवीएम में वो विश्वास निकल कर आएगा। आज प्रदेश की जनता एक युवा सोच के साथ हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जो विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर मोहर लगाकर, उनके ऊपर विश्वास जताकर ये दिखाएगी। और 25 मई का दिन ना केवल करनाल के इतिहास के लिए परंतु देश के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से 22 जनवरी को हमने दिवाली मनाई थी, ये 25 मई की प्राण प्रतिष्ठा 4 जून को हम देश में फिर से दिवाली मनाएंगे। यानी कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त आप पूरी तरह से हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से आश्वस्त है। हमारा 400 पार का नारा है और कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें 400 प्लस का नारा भी हमने दिया। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, लेकिन तमाम विपक्षी नेता जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, सभी 200 या 230 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी भाजपा, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने गए थे उस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा केवल 230 सीटों पर ही सिमट जाएगी। उन्होंने ये तक कहा कि अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो केजरीवाल को फिर एक बार जेल जाना होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अंशिका जी, ये सारी बातें वो पार्टियां कर रही हैं जो पूरी 543 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रही है, जो 200 सीट पे चुनाव लड़ रही है वो भी 400 का नारा दे रही है। ये लोगों को एक भ्रम है
और ये भ्रम 25 मई को जनता निकाल देगी। राम मंदिर की आपने बात की, क्योंकि राम मंदिर 370 यूसीसी जैसे मुद्दे थे जो वादे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए थे, और आज वो वादे नरेंद्र मोदी ने पूरे भी किए हैं। अब जब चुनाव जारी है, आप जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है राम मंदिर भी एक मुद्दा है? राम मंदिर पर लोग वोट करने के लिए बीजेपी को पहुंचेंगे? देखो, हम चाहते हैं कि देश पूरी तरह से विकसित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन में एक संकल्प लिया है कि भारत पूरी तरह से विकसित हो, परंतु उस विकसित भारत में हमारी आस्था, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं एक हाथ में हमारे रहे। हमारी आस्था जब तक जागृत रहेगी तब तक उस विकास का लाभ होगा। आज पश्चिमी देशों में विकास तो भले ही हो, परंतु उनकी संस्कृति, उनकी आस्था में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। माननीय मोदी जी, आपका आभार है, आपने विकास के साथ साथ वो विश्वास, वो आस्था जागृत की है। और ये राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, हमारी आस्था का वो प्रतीक है, हमारे विश्वास का वो प्रतीक है। चाहे वो वाराणसी का काशी विश्वनाथ का मंदिर है, चाहे उज्जैन का महाकाल का मंदिर है, चाहे वो मथुरा का है, चाहे वो वृंदावन का है। आपने जिस तरह से हर एक शहर में, हर एक गांव में मंदिरों का जिस तरह से विकास कराया है, नवीनीकरण कराया है, ये हमारी आस्था है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम भारतीय हैं, हमारे भारतीयों का भाव ये रहता है कि राम राज्य हमारे देश में हो, तो राम मंदिर अवश्य ही हमारी आस्था का प्रतीक है। वो हमारे लिए एक वरदान है, और ये 25 मई को वरदान हमें दिखाई भी देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन जब तमाम लोगों का इंतजार खत्म हुआ, जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजे, लगभग 500 वर्षों का इंतजार, जिसके बाद रामलला अपने महल में पहुंचे, अपने गर्भगृह में पहुंचे। हालांकि अब चुनाव है, राम मंदिर का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है, लोग भी इसको लेकर कई तरह की बातें भी कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में भी बातें हो रही हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने में लगा हुआ है। चलिए, 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां अभी पार्टी की ओर से की जा रही हैं, और महिलाएं उसमें क्या अपनी सहभागिता दे रही हैं? क्या महिलाओं की ओर से सहयोग उस दौरान दिया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। हर एक कार्यकर्ता के मन में विश्वास है कि मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, विशेष तौर पे महिलाओं की बातें हम कर रहे हैं, महिलाएं जिस तरह से मुखर होकर अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं, निश्चित तौर पे जब वो आएंगे उनके स्वागत अभिनंदन में लाखों महिलाएं वहां पर जुटकर उनका स्वागत अभिनंदन करेगी और आभार व्यक्त करेंगी कि आपने देश के लिए जो महिलाओं में काम किया है, आपने महिलाओं के सम्मान में जो काम किया है, कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता उनका पूरी तरह से स्वागत अभिनंदन करेंगे। उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे वो 18 मई को जो घोषणाएं, जिस तरह से आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। 18 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से जो भी घोषणाएं, जो भी वादे करके जाएंगे, निश्चित तौर पे आने वाले 5 सालों में उनको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति की ओर बहुत शुक्रिया आपका रेणु बालाजी मेरे साथ इस खूबसूरत चर्चा के लिए, और महिलाओं को जो आपने इतना खूबसूरत संदेश इस मंच से दिया। जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जाएगी कि आप जैसी प्रेरणा स्रोत और इतनी इंस्पायर्ड महिला जब यहाँ स्टेज पर आई हैं, उन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा संदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में बदलाव भी देखने को मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंशका।